जय हिंद मेरे शेरों शेरनियों, टू बी जेंटलमैन कैडेट्स। यार जो सेशन का इंट्रोडक्टरी इनिशियल पार्ट है ना, इसको गलती से भी स्किप मत करना। मतलब बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ और जो यहाँ पर जो बात मैं आपको बताऊँगा ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। यार देखो, ये इसलिए मैं आपसे ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि यूजुअली यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का ऐसा काम नहीं होता है। हम लोग ना मेन जो हमारे वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता है कि हर छोटे छोटे अनाउंसमेंट के लिए थंबनेल कुछ और डाल दी और अंदर वीडियो कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारे लिए जो एक्चुअली में ज़रूरी चीज़ है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट इज़ अवर वर्क, दैट इज़ द कोर्स, दैट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, दैट इज़ द क्वालिटी कंटेंट दैट वी प्रोवाइड टू यू। तो यहाँ पर जो भी हमारे अनाउंसमेंट होते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं, जो कि अभी हम लोग ले रहे हैं, हम सेशंस के हमारे कोर्स के एंड पर हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं हम इसके बिगिनिंग में बता देते हैं। तो जो भी मतलब बातें रहती हैं, अनाउंसमेंट रहती हैं, ताकि आप अटेंटिवली यहाँ पर सुन लो और उसको एग्जीक्यूट कर सको और उसको अवील कर सको। जैसे जो भी अभी जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाला था, यहाँ पर मैं कुछ आपको सरप्राइज़ दे रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको रिवील करूँगा और उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन विल स्टार्ट विद दिस सेशन। और जो भी यार मतलब बहुत सोशल वेलफेयर करने वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो दूसरों के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प डालते हैं कि सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं उनको कभी भी गलत नहीं बोलता हूँ, बढ़िया स्टूडेंट है वो। कि कई लोग क्या जल्दी से उनको स्किप करना रहता है, जब बाकी जगह तो यही होता है कि हाँ बच्चों कैसे हो, ये वो लाइव क्लास चलती है। यहाँ पर लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, इसमें तो आपका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वो टाइम स्टैम्प वाले स्टूडेंट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा इस बार टाइम स्टैम्प डालना, टाइम स्टैम्प फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, सेशन एकदम 0 सेकंड से शुरू हो रहा है। देखो यार, यहाँ पर जो सुपर 30 का आपको यहाँ पर पोस्टर दिखा हुआ है ना, एकदम लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आनंद सर से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, ही इज़ अ लेजेंड। ठीक है, एकदम लेजेंडरी टीचर हैं, अलग ही लेवल के टीचर हैं वो। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मतलब दिस इज जस्ट अबाउट द माइंडसेट। ठीक है, आप यहाँ पर एक एजुकेटर का माइंडसेट देख सकते हो ना, कि वंस यू हैव डिसाइडेड, ठीक है, वंस यू डिसाइड टू डू समथिंग बाय हुक और बाय क्रुक, इट हैज़ टू बी डन। ठीक है, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है रोर एनडीए, ठीक है, अभी तो मैंने ऑलिव ग्रीन जर्सी पहनी नहीं है, मगर ऑलिव ग्रीन जर्सी जो रोर एनडीए की जो मेरे चेस्ट के ऊपर होती है ना, इट इज़ इन माई हार्ट। ठीक है, वो मेरे दिल में है। और उसका कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना ऑथेंटिसिटी के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम लोग हमारे कमिटमेंट के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम हमारे शब्दों के ऊपर भरोसा रखते हैं। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हो चाहे एक इंसान हो, नोन बाय हिज वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कमिट करा था कि ये चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूँगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, है ना। बस कुछ ही दिन में यहाँ पर एंड होने वाला है, 13 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, मतलब हमेशा अभी यही बात मैंने हमारे जो बैच के ग्रुप है उसके ऊपर डाली थी कि यार आखिरी का जो दिन होता है ना, इसमें कौन आपके साथ खड़ा रहा, कौन नहीं खड़ा रहा, ये लाइफ टाइम याद रहता है। चाहे आपका पेपर क्लियर हो चाहे नहीं हो, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगी कि नहीं यार, एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी था जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्वालिटी कंटेंट एकदम फ्री में यूट्यूब पर देता रहा और हमने बहुत ही सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ी ही नहीं, इंजॉय करी। तो यहाँ पर उसी मेंटल स्टेट के साथ द मोस्ट अवेटेड सेशन दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, द पेपर लीक सीरीज फॉर फिजिक्स फॉर ND1 2025 फॉर 13th अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, बिल्कुल सारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं फिजिक्स के हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। अब देखो यार, यू नो, मेकिंग अ गुड स्टार्ट इज ग्रेट, ठीक है, बट मेकिंग अ गुड फिनिश इज एपिक। ठीक है, ये एपिक है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल होता है ये, कि आपने मतलब स्टार्टिंग तो करी, दैट इज ग्रेट फॉर यू, मगर जब एंडिंग भी कोई इंसान बढ़िया करता है ना, तो दैट इज अ रियल वॉरियर भाई। वो मजा आ जाता है फिर एक्चुअली में चीज़ों ऐसा लगता है कि यार फिर जंग जीत ली है पूरी। तो यहाँ पर जो सरप्राइज की मैं आपको बात करने वाला हूँ ना, वो आपने प्रीमियर पर देख ही लिया होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करवाने वाले हैं, ये फिजिक्स के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का तो पेपर लीक, ये तो ठीक है पहले से कमिट कर दिया था, मगर बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि कपिल भैया आपका वोकैब का सेशन कब आएगा। समथिंग 2 या 3 स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम के ऊपर, और बाकी बैच वाले स्टूडेंट ने भी बोला था, वो लोग भी थोड़े वरी थे वोकैब को लेकर। बाकी सारी चीज़ें उनको एलिमिनेशन वगैरह सिखा रखी है, मगर मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब दैट आई वुड बी कंडक्टिंग सेशन, ये आपका पक्का 9 तारीख को सेशन आएगा, मतलब कल ये वाला सेशन आ रहा होगा। और यार एक रियल एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्वालिटी एवो क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्लियरली एग्जाम्पल नरेंद्र सर यहाँ पर सेट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपके मैथ्स एजुकेटर है ना नरेंद्र सर, नरेंद्र भैया, ये इनका अभी CDS का पेपर है। ठीक है, स्टिल दैट गाय इज यू नो गिविंग हिज हार्ट एंड सोल फॉर यू गाइज। यहाँ पर जो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जो बैच में हम पेड बैच के स्टूडेंट में रिवील करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। और ये और ऐसा कोई ऐसी गलत चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं कि आखिरी में पूरी बड़ी बड़ी मैराथन चला रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर लो, वो कर लो। ये चीज़ ऐसी है कि आखिरी में भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो आप वहाँ पर जाकर इंप्लीमेंट कर दोगे। ये ऐसी चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सेक्रीफाइस कर रहे हो यार। मेरी भी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, अभी कॉलेज के एग्जाम देकर आया हूँ, भागते भागते यहाँ पर आया हूँ। 2 घंटे की टाइमिंग होती है, मेरा एम रहता है 1 घंटे के बाद आप एग्जाम सेंटर छोड़कर जा सकते हो। मैं 1 घंटे में अपना पेपर खत्म करता हूँ, 2 घंटे का 1 घंटे में, और खटाक से यहाँ पर घर आता हूँ और अपना कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग करता हूँ आपके सेशन के लिए। सो दैट इज वी एक्चुअली डूइंग फॉर यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी कमिट करा है कि हमको करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट मे कम इन अवर पाथ। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ये ब्रह्मास्त्र तक 2 सेशन हो गए, चलो ठीक है। और जीईडी में क्या होने वाला है, जीईडी में भी आप रोको, जो डूज एंड डोंट्स है ना, 3 पर्सनालिटी आपके सामने हाजिर होंगी, कपिल भैया, नरेंद्र भैया और सारंग भैया, एक सिंगल वीडियो में आपको ऐसे डूज एंड डोंट्स बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना होता। वो दैट वी आर प्लानिंग फॉर यू गाइस। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की होगी और कुछ नहीं होगा। एक लास्ट मिनट मोटिवेशन जिसमें कोई हवाबाजी नहीं होगी, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, या तो वो 12 तारीख को आएगी या तो 11 तारीख को आएगी, वो वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ। एंड आई विल थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, वो भी शायद देखो, यदि हुआ तो मैं यदि समय हुआ मेरे पास तो मैं सेशन ले लूंगा, यदि नहीं हुआ तो उसका पीडीएफ उठाकर टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, इतना पूरी चीज भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बैच खत्म होने के बाद ना मेरे को इतना सुकून मिलने वाला है, इतना सुकून। मेरे को तो पता है 100% मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, बच्चों के पीडीएफ आएंगे, बिल्कुल बच्चों के मैसेजेस आएंगे। पेपर देने के बाद से ही मैसेज, हमारा टेलीग्राम ना भरा पड़ा होता है, जैसे ही जब पेपर होता है, पिछली बार तो भरा पड़ा हुआ था कि किस किस के मैसेज का रिप्लाई दे, और जब रिजल्ट आता है ना तब भी बहुत बढ़िया लगता है। तो वही चीज इस बार 100% गारंटी के साथ करने वाले हैं, एंड दिस इज नॉट माय एरोगेंस, दिस इज माय कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, आप इसका सेशन 1 देख लेना, जिसका पार्ट 2 भी आएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन है, दैट वुड बी टेकन बाय योर कपिल भैया। आखिर में बस ये मत छोड़कर जाना, ठीक है, कर लेना। भले ही आपने पहले से वोकैब पढ़ रखी है, दैट इज वेल एंड गुड। आपने नहीं पढ़ रखी है तब भी कोई बात नहीं, ये वाली चीज कंप्लीट करना, बढ़िया से एलिमिनेशन कर जाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप 19-20 करके बढ़िया से वोकैब कर लोगे वहां पर। फिर यहाँ पर पेपर लीग सीरीज, यहाँ पर केमिस्ट्री की आएगी, एक बढ़िया सेशन केमिस्ट्री के साथ हम पेपर लीग सीरीज एंड करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपन फिजिक्स के बारे में बात करने के लिए। एक बहुत बड़ा ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर मतलब कि एक ऐसी गलती जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मतलब नॉट ऐसे स्टूडेंट नहीं जो जिनको अवेयरनेस ज्यादा होती नहीं है, जिनका पहला अटेम्प्ट होता है, मगर ऐसे स्टूडेंट जो कि यार 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं मगर फिर भी। जेंटलमैन, हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम फिजिक्स ऑन एन एवरेज? यदि बात करें मोस्ट प्रोबेबली हर बार यहाँ पर 25 सवाल पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम फिजिक्स। अब जो 25 सवाल हैं इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, जो 16 से 17 सवाल है, ठीक है, ये होते हैं इजी टू मीडियोकर। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इजी होते हैं, है ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये कलम मेरे हाथ में है भाई, मेरे हाथ में कलम है, और साथ ही में हजारों बच्चों का फ्यूचर मेरे हाथ में। 16 से 17 सवाल इजी टू मीडियोकर आते हैं, मीडियोकर ज्यादा आते हैं। अब जो हार्ड सवाल आते हैं ना, वो कितने आते हैं? 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 सवाल जो होते हैं ना, ये आपको थोड़े से हार्ड देखने को मिलेंगे। बाकी जो 16 से 17 सवाल हैं, ये आपको इजी से मीडियोकर देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक कॉमन सेंस है यहां पर जो है ना, दिस इज नॉट सीबीएसई, दिस इज नॉट आईसीएसई, दिस इज यूपीएससी। पहले ना आप इसको एम करो, इस चीज के ऊपर फोकस करो। लोग बोलते हैं कि फिजिक्स कठिन, अरे भाई तू 5 से 7 सवाल के पीछे फिजिक्स को कठिन कैसे बोल सकता है? How can you say difficult to physics while looking at the 5 to 7 hard questions? Why are you not looking at the 16 to 17 questions which are clearly going in your favor? You also have to look at the positive aspect of each and everything while looking at the negative aspect. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेगेटिव को इग्नोर कर दो, क्यों? क्योंकि मैं उसका यहां पर सोल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की तुम रहता है ना, जिनकी फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, उनको भी मैं एक बढ़िया चीज यहां पर देने वाला हूं। सभी को मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर देखो, सबसे बड़ा डाउट रहता है कि भैया न्यूमेरिकल्स का क्या करें, है ना। न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज है कि न्यूमेरिकल्स में क्या करना है। देखो, 3 चैप्टर से 3 टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही बढ़िया है ना, शानदार यार, सारी टॉपिक बढ़िया है। अब एजुकेटर हमारे जैसा हो और स्टूडेंट तुम्हारे जैसे हो तो कौन सा टॉपिक मतलब मजेदार नहीं रहेगा। मैंने सिर्फ मेरा नहीं बोला, आपका भी बोला है, ठीक है। मैकेनिक्स हुआ, फिर दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा यहाँ पर ऑप्टिक्स हुआ, और ऑप्टिक्स के बाद तीसरा यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। मतलब मेजरली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साउंड एंड वेव्स में नहीं होंगे। मेजरली यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं वो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता यार कि ये यदि अपन बात करें ऑप्टिक्स की, सबसे कम यूज यदि मेरे कोई सेशन पे गए हैं ना, तो वो ये सबसे जरूरी सेशन पर गए हैं 1.1 के। ये जो ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस सेशन है ना, जिसमें सारे सवाल A to Z जो प्रीवियसर क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के, मैंने यहाँ पर डिकोड करवा रखे हैं, और प्रीवियसर क्वेश्चन ऑप्टिक्स के रिपीट होते हैं। जेंटलमैन, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर चीजें रिपीट होती हैं।
तो इनको अच्छे से करके चले जाना, ये वाला सेशन जाकर दे विद थंबनेल विद टाइटल, सारी चीजें मैंने आपको दे दी ताकि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना जाए। अब यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कठिन सवाल हैं, कठिन सर्किट वाले सवाल आपको दिख रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज वाले सवाल दिख रहे हैं, ये जितने भी फलाने टॉप नॉच सवाल आपको दिख रहे हैं ना, वो ये वाले पार्ट 3 में इंक्लूडेड है। और जो पार्ट 2 है ना, इसमें जो जनरल जो हर बार जो लेवल मेंटेन करके रखते हैं वो वाले, तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन A to Z यहाँ पर करवा रखे हैं। और पार्ट 3 में आपको जो जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हार्ड लेवल के होते हैं, वो यहाँ पर डिकोड करवा रखे हैं। तो वो मैं अब यहाँ क्यों करवाऊँ यार, मेरे को तो पता है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ना, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी बचेगा, आप जाकर देख लेना। तीसरी बात, यदि बात करूँ मैं मैकेनिक्स की ना, तो यार व्हेनेवर इट कम्स टू मैकेनिक्स ना, मेरी जिंदगी में हमेशा कभी भी मैं अपने इतिहास के पन्ने उठाऊंगा ना, तो उसमें एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही होगी, जो मेरे को कह रही होगी कि कपिल गौर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तो मेरे को यही याद आ रहा होगा, मैकेनिक्स। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को टाइफाइड हुआ था काफी हाई लेवल का, और इतना ज्यादा फीवर था, आपको पता था 10 दिन के लिए समथिंग में यूट्यूब से ऑफ हो गया था, और जो मार्शल बैच और फास्टिंग बैच की क्लासेस है वहां से भी साइड हो गया था। उसके बाद मैं जैसे ही अपने हाथ पर लगी हुई नीडल जस्ट निकलवा कर आया ना, मेरा हाथ लेफ्ट में बहुत पेन कर रहा था, उसके जस्ट बाद आई ब्रॉट दिस मैकेनिक्स वाला सेशन, ठीक है, बस ये लेकर आया मैंने, एक से ये थंबनेल बनवाई और उसने ये बना कर दिया, एंड आई जस्ट विद अ फुल फ्लेज मोटिवेशन आई टुक दिस सेशन, और यू सी 5000 व्यूज, और बढ़िया एकदम ओपिनियन मिला, सारी चीजें गई। और ये चीज ना फिर यहाँ से जो बढ़ी ना, तो फिर रुकने का नाम नहीं ली। तो वही चीज आप चाहो तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, A to Z प्रीवियस क्वेश्चन, A to Z प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर करवा रखी है। तो ये वाले सेशन अभी भी समय है, आप जाकर देख सकते हो 2x या 1.5x पर। रही बात जो आखिरी के न्यूमेरिकल्स आते हैं साउंड एंड वेव्स के, वो कैसे करोगे यार? साउंड एंड वेव्स के तो मैंने आपको बोला, सारंग ने भी बोला था आपको यहाँ पर, ठीक है, कि साउंड एंड वेव्स हमेशा वो करके जाता था क्योंकि बहुत ही ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है। और 0 to हीरो ये वाले सेशन में आप बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक सेशन यहाँ पर लगाओ 1 घंटे 55 मिनट का, इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक विद सारी प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रखे। अब सुनो मेरी बात, है ना, यहाँ पर चीट कोड PDF, ये क्या सीन है, सुनना मेरी बात। ये सिर्फ उनके लिए है जो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। जितने भी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, मैं ऐसा नहीं है, मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ उनकी भी इज्जत करता हूँ। वो ऐसा है कि वो ज्योग्राफी और फिजिक्स, ज्योग्राफी के सवाल ले जाएंगे, जो कॉमर्स वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के सवाल ले जाएंगे, मतलब वो अलग अलग होता है सबके लिए। मगर जो फिजिक्स में एकदम बढ़िया है, जो JEE वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ना मैंने एक PDF डाल रखी है, ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन है रो रेंडी का। जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर कुछ भी नहीं करना। कई लोग बोलते हैं ना, भैया क्या करेंगे एप्लीकेशन, अरे भाई तू 19 साल का जवान है, 18-19 साल का जवान है, तो यूट्यूब पर इतने सारे सेशन, इतने सारे PDF निकाल लेता है, तेरे से एप्लीकेशन पर जाकर एक PDF नहीं निकल रहा है क्या? एप्लीकेशन के ऊपर जाओ, ठीक है, वहां पर जो फ्री स्टडी मटेरियल है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल करके है, और यही चीज को मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा कि एप्लीकेशन से कैसे एक्सेस करना है। वहां पर एक क्लिक करोगे फ्री स्टडी मटेरियल पर, आपको क्लियरली चीट कोड PDF दिखाई देगी, जहां पर श्योर शॉट मैं बोल रहा हूं 20 सवाल ऐसे होंगे मैकेनिक्स के, जो कि वहां से पेपर आपका बाहर जाने वाला नहीं। कठिन से कठिन पेपर आएगा ना, मगर इस 20 सवाल से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये डिजाइन 2-3 लोगों ने मिलकर करी। एक ने जो कि NITN है, एक ऑल इंडिया रैंक 18 और एक मैं, 3 लोगों ने मिलकर ये PDF को डिजाइन करा है, ठीक है। भैया आप यहाँ क्यों नहीं लेकर आ रहे हो यार? वैल्यू क्या करोगे आप? वैल्यू भी तो करना चाहिए क्वांटिटी की, जिसको वैल्यू होगी वो चला जाएगा, देख लेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी की PDF होगी। इलेक्ट्रिसिटी की समथिंग अराउंड 10 सवाल होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, यदि लेवल हार्ड गया तो। एक होगा ऑप्टिक्स की और एक होगा तुम्हारी मैग्नेटिज्म की, ठीक है। मैग्नेटिज्म तो PYQ से हो जाता है, बाकी ये 3 जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स, इनके आपको वहां पर PDF मिलते होंगे। तो समझ में आया क्या हमने आपके लिए करा, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसकी ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी एक अलग से वीडियो मैं ला रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। 1 मिनट रुको। भाई अब मैं लगवाऊंगा AC पक्का, अगले बैच में कुछ भी हो जाए, अपने से नहीं सहा जा रहा है। सेटअप चेंज करेंगे, स्टूडियो बनाएंगे। चलो सुनो मेरी बात, अभी और सुनो, ठीक है। ये जो फायर है ना, दिस फायर इज नॉट जस्ट फॉर अ डे। जो आग मेरे अंदर स्टार्टिंग में थी ना, द फायर यू हैड, यू ऑल्सो हैड, द फायर आई हैड, ठीक है, जो थी पर्टिकुलरली, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं थी। अपन बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली इन माय केस।
ये जो चीज स्टार्टिंग में थी ना, फिर पूरा होकर ऐसा गया है कि पूरा ह्यूज बॉन फायर पूरा जलाकर रख दिया, पूरा रिवोल्यूशन लेकर आ गए हम लोग। ठीक है, सही बता रहा हूँ, इतना बढ़िया रिवोल्यूशन लेकर आए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, आपको मैं खुद बता दे रहा हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म से दे वॉन्ट अस टू हायर, वो चाहते कि हमारा प्लेटफॉर्म छोड़कर वहां जाए। आप मानो या नहीं मानो, मैं ये रखी है कलम हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, बट वी वॉन्ट टू मेक अवर ओन लेगेसी। आपके लिए ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। अगला वाला जो बैच आएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, इतना ऐतिहासिक बैच होगा, जो मार्शल बैच अभी NDA 2 2025 का लेकर आएंगे। कई लोगों को लग रहा है ना पेड बैच के हमने नोट्स रिलीज कर दिया, अरे भाई कुछ सोच समझ के ही रिलीज करा होगा। ठीक है, मूर्ख तो हम लोग हैं नहीं। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज लेकर आ रहे हैं ना, एडिटर्स आर ऑल सेट, एनिमेटर्स आर ऑल सेट, ठीक है, सारे बंदे सेट है, रिसर्चर्स आर ऑल सेट, पूरा टाइम टेबल हमारे दिमाग में चल रहा है। देयर विल बी अ मीटअप ऑफ माय नरेंद्र सर, उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट करके हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे। जितने भी कोर्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठा लो इंडिया के सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठा लो, वी विल बी कंपीटिंग देम। ठीक है, इतना बढ़िया डोमिनेंट शो करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। पूरा गेम इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर, क्योंकि यार हमने भी हमारा NDA एग्जाम क्लियर करा है और हमको पता है किस तरीके से चीजें डील करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जितने भी लोग NDA 1 2025 का पेपर क्लियर करेंगे, NDA 1 2025 का पेपर क्लियर करेंगे, उसको ये जो मेरी टीम है, जो हमारी टीम है, ठीक है, ये आपको SSB मेंटोरशिप दे रही होगी फ्री में। ठीक है, दिस इज योर नरेंद्र भैया, दिस इज योर कपिल भैया, एंड हियर ऑल इंडिया रैंक 18 सारंग, ऑल इंडिया रैंक 44 आदित्य, ऑल इंडिया रैंक 366 बुकर, 377 अमन एंड 337 माहिरा। सारे लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर जो 12th अपेयरिंग में क्लियर करा है, कोई ऐसे हैं जो ड्रॉपर में क्लियर करा है, कई लोग ऐसे जो कॉलेज जाके क्लियर करा है, कई लोग ऐसे जो एक है सैनिकियन है, एक ऐसा है गुरुकुल से है। ठीक है, सारे हर प्रकार के, एक SPI से है, SPI से बताऊं कौन है? सारंग इंग्लिश, SPI नाम तो सुना ही होगा SPI। ठीक है, सारंग इंग्लिश इज फ्रॉम SPI। तो इतना पूरा जो खतरनाक टीम आपके लिए खड़ी करी है ना, किसी को बता देना कि एक SSB की टीम है जिसमें एक SPI से, एक सैनिक स्कूल से है, एक गुरुकुल से है, ठीक है, एक एयरफोर्स, 2 एयरफोर्स के हैं, बाकी 2 एजुकेटर। मतलब भाई आपको पता चल जाएगा क्या इस टीम की, आपको खास बात तभी पता चलेगी जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करके आओगे। और पिछले वाला जो हमारा कोर्स था, ठीक है, उसका एक रिकमेंडेशन मानिश शर्मा के नाम से आपको मिला है। आप सभी ने देखा होगा, मैंने तभी रिसेंटली एक वीडियो कॉल भी मानित ने करा था, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाकर रिलीज करेंगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी सेंटर के ऊपर खड़े होकर, तो बिल्कुल वो भी करेंगे। तो बाकी इतना ही था यार जो मेरे को आपको चीज़ें बतानी थी, है ना। इतने से आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या करा क्या नहीं करा, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक कभी आपसे ये नहीं बोला कि मेरे सेशन को लाइक करो, मगर कभी भी देखता हूँ तो बिना कहे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने कभी आपसे ये नहीं बोला, ठीक है, कभी आखिरी में जाकर बोल देता हूँ कि कोई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाकी जो चीज़ कई बार मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ ना, वो आप लोग दे देते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है, और सही बताऊँ तो अपने लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं करी जा सकती, क्योंकि कई बार क्या हमारे बैच में ही देखने को मिलता है यार। बैच के स्टूडेंट ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली, मतलब क्या पता क्या बोलो उसको, मतलब इतना बिजी स्केड्यूल है या ईगो है या एटीट्यूड है, उस पर्टिकुलर चीज़ को 17 बार मैंने बोला कि मैंने कहा लाइक कर दिया करो, थम्स अप दे दिया करो, ताकि उससे पता चल सके कि वो चीज़ आपने रिसीव कर ली है और हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ, मगर नहीं करना है, कई होता है। मगर इस बार मैं सही बता रहा हूँ, जो फ्री बैच वाले स्टूडेंट हैं, यूट्यूब वाले, तुम लोग, तुम ही से बोल रहा हूँ, एक नेक्स्ट लेवल आपने हमको सपोर्ट करा है, एकदम अमेजिंग लेवल। भाई मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, है ना, सुनना मेरी बात पूरी सुनना। 26 दिन में ऑल इंडिया डिफेंस एस्पिरेंट, ठीक है, मेरे से इंस्टाग्राम पे समथिंग अराउंड, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 26 दिन में 2100 डिफेंस एस्पिरेंट गॉट एडिट। सिर्फ 26 दिन में, सिर्फ इधर के सपोर्ट की वजह, इधर जो क्वालिटी कंटेंट दे रहा है ना, इसकी वजह से। तो आप समझ जाओ, यदि सारे प्लेटफॉर्म का काउंट करेंगे तो बहुत है। और टेलीग्राम के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर्स वी हैव हिट, यूट्यूब के ऊपर 30,000 सब्सक्राइबर्स वी हैव हिट। मैं आई नहीं बोल रहा हूँ, वी बोल रहा हूँ, और वी का मतलब मैं और नरेंद्र सर नहीं है, वी का मतलब आप हो, आपका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना, आपको 100% ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। और जो लोग भी NDA 2 2025 के बैच के बारे में बोल रहे थे ना, ठीक है, दबाकर प्रमोशन करेंगे हम। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि गलत चीज को हम प्रमोट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको हमारे कंटेंट में कॉन्फिडेंस है। आपको 13 अप्रैल को पता चल जाएगा जो भी चीज हमने आपको दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेशन में। चलो, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि जो 16 से 17 सवाल आते हैं ना आपके, वो और आपकी थ्योरी, और जो एडवांस वाले क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ऐसे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके PDF में मिलेंगे, ठीक है। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज वाया कनकेव मिरर इज -2.5। इट स्टेट्स दैट, तो मैग्निफिकेशन एक इमेज वाया कॉनकेव मिरर,
तो देखो कनकेव मिरर और -2.5 है। तो आप सभी को एक बात पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 है ना, -1 नहीं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेस देन 1 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन वेन एवर द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले इमेज कंसिडर करना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहां पर यदि आप देखोगे कि क्वेश्चन में हमें -2.5 गिवन है, m इज इक्वल टू -2.5, तो भैया इसके हिसाब से तो जो m है हमारा वो लेस देन 1 है, क्योंकि -2.5 है। इस गलत फहमी में मत रहना। यहां पर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड ये बताता है। ठीक है, अब यदि अपन साइन देखेंगे ना, जो साइन है, साइन आप देखोगे प्लस और माइनस। जो माइनस है शो करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और जो प्लस है ये क्या शो करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यदि इमेज वर्चुअल है तो उसको इरेक्ट होना पड़ेगा, यदि इमेज रियल है तो उसको इन्वर्टेड होना पड़ेगा। तो यहां पर -2.5 है, कनकेव मिरर है, तो -2.5 मतलब एक तो 2.5 है, तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज कहां पर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द हाइट ऑफ द इमेज, यही है, इसमें उल्टा लिख दिया है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यदि आपसे और नेचर के बारे में पूछता जो कि मैग्नीट्यूड बताता है, तो माइनस में दिया है मैग्निफिकेशन, माइनस में मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना। आपको ऐसे क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे जो कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला और न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट कनकेव मिरर। तो भाई यहां पर एक कनकेव मिरर बना लो। ठीक है सर, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ है ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, मतलब 8 सेंटीमीटर, ये 16 है, ये हो जाएगा 32, तो 8 मतलब समथिंग अराउंड यहां 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, द नेचर ऑफ द इमेज वुड बी, नेचर क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, ये क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में यदि आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी सर, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, जस्ट इसके पीछे बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी बनेगी तो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, और उल्टी बनेगी तो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, है ना। मतलब कि एक तो रियल बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड है, तो कोई भी चीज़ इन्वर्टेड है तो उसको क्या होना चाहिएगा, रियल होना पड़ेगा। अब यहां पर रियल बन रही है तो रियल के साथ क्या होगी, बड़ी बनेगी, रियल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, रियल एंड मैग्नीफाइड आपकी इमेज बनेगी। बढ़िया है सर। अ लेडी स्टैंडिंग, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्लेन मिरर है भाई, दिस इज अ प्लेन मिरर, अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मतलब 1 मीटर मतलब कि इतना 100 सेंटीमीटर ऐसे सामने खड़ी हुई है वो। शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब 60 सेंटीमीटर यहाँ तक जाती हैं, ये 60 सेंटीमीटर है, इतना मिरर पर गई, इतना 40 बचा अब, और ये कितना था बचा, तो ये 60 और 40। अब क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ। अब वो यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ, मतलब उनसे लेकर उनकी इमेज का डिस्टेंस, मिरर नहीं, उनसे लेकर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 0 से लेकर ये 60 है, ये कितना है 60 है, ये 60 और 60 मिलकर क्या बनाएंगे 120। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 120। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है आपको, 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको कितना दिया है, 4/3। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। ठीक है, चलो तो हमको बताना है रेशियो क्या होगा। चलो मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो क्या करना है, देखो कभी भी आपको ये दिया है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब पता क्या है,
इसको पहले यहाँ लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नीचे क्या आएगा, एब्सोल्यूट है तो मतलब नीचे क्या है, एयर या वैक्यूम कुछ भी। तो अपन ने कुछ भी वैक्यूम लिया तो अपन ने वी लिख दिया, या वी मत लिखो, अपन लिख देते हैं यहाँ पर एक्स, या ए लिख दो, सबसे बेस्ट ए लिख दिया, ठीक है, ए लिखेंगे इसको। और इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, ये लिखेंगे, बिल्कुल सर ये लिखेंगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर, यहाँ पर हो जाएगा एयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी इन वाटर। ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनका रेशियो, अब यदि आप इनको डिवाइड करोगे ना तो एयर से ये एयर कैंसिल होगा। अब आपको रेशियो काय का मिलेगा, रेशियो आप जब इनको काटोगे तो आपको ये दोनों का डिवीजन मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का जब आपने ये डिवीजन करा तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी के बराबर होगा। और आपको चाहिए क्या, ग्लास और वाटर का, तो पहले ये फाइंड कर लो और इसका इन्वर्स कर लेना, ठीक है, ये फाइंड कर लो और इसका इन्वर्स कर लेना। आपने दोनों को डिवाइड करा तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9/4 ये आ गया। मगर आंसर ये नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर है, मगर हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8/9, मतलब 8:9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट। अब और अच्छे से समझ में नहीं आया ना तो ये वाला क्वेश्चन देखना और क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। क्या क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। यहाँ पर लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, ठीक है सर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है, एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है, ये सर आ रहा है हमारा 4/3, ये आ रहा है 4/3, ठीक है सर, 4/3 आ गया यहाँ पर। अब बोल रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, वाटर और ग्लास का आप कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड करो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नीचे एयर आपको दिख रहा है ना, ये एयर से ये एयर कैंसिल, यहाँ पर क्या जाएगा, ग्लास अपॉन वाटर आ जाएगा, कितना आएगा, 9/8 आएगा। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको तुम क्या बोलोगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलोगे, इसका उल्टा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, W/G, तो ये आ जाएगा 8/9। तो ये क्या, इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू G, और बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, बढ़िया यार। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन आएगा, ठीक है, पक्का आएगा, ज़रूर लेकर आएंगे। सच्ची सी है ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी हैं, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। मैं यार किसी की तारीफ़ झूठी नहीं करता हूँ यार, ठीक है, आप लोगों की तारीफ़ मैं बिल्कुल भी झूठी नहीं करता हूँ, एकदम रियल। मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स बेस्ट हैं तो मतलब बेस्ट हैं, बात ख़त्म, ठीक है। वैसा गाना भी गा दिया यार आप लोगों के लिए, समझो आप। मैं एक तो ना किसी की तारीफ़ वैसे करता नहीं, और यदि कर रहा हूँ तो समझो आप, इट मीन्स अ लॉट, यू हैव, इट्स देयर इन यू। आधी जंग तो वैसे ही जीत ली जब आपने डिसाइड करा कि हमको एनडीए फोड़ना है, ठीक है। अब चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड टू बी द एक्सेप्शन, अलग हटके जाना है हमको, अलग, एकदम ही अलग, ठीक है। लोग भाग रही होगी, ठीक है, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, यू विल, मैं एक बार क्या हुआ था, एक कर्नल से मिला हुआ था, ठीक है, कर्नल सर से मैं इंटरेक्ट करा था, पिछली होली की बात है, तो मैं उनके बंगलों पर गया हुआ था, एक कर्नल थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो वहीं पर दे वर हैविंग देयर ड्रिंक। तो वहाँ पर मेरे भी एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ देयर डिफरेंट इन द आर्मी, ठीक है, व्हाट यू फाइंड, और ऑर्डिनेंस कोर था, वो ऑर्डिनेंस कोर के कर्नल थे। उन्होंने पता क्या बोला कि वी आर नॉट किंग बट वी फील लाइक वी हैव आवर ओन किंगडम, ठीक है, सुनना मेरी बात, वी आर नॉट किंग बट वी फील लाइक वी हैव आवर ओन किंगडम, वी आर नॉट रिच बट वी लिव आवर रिच लाइफ। समझ में आ रहा है, वी आर नॉट रिच बट वी लिव आवर रिच लाइफ, ठीक है, लिविंग अ रिच लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग रिच। तो
समझो आप वही बात। आगे बढ़ते हैं। टू लेंसेज ऑफ पावर -3.5D एंड +1D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द टोटल पावर। तो पहले भाई टोटल पावर निकाल ले। टोटल पावर निकालनी है तो दोनों को ऐड ऑन कर दे, ठीक है। कैसे करेगा? P1 -3.5 + 1, ये कितना हो जाएगा? -2.5D। ये आ गया -2.5D। कैलकुलेट, अब क्या बोल रहा है? ये आपकी टोटल पावर आ गई, मतलब पहली चीज़ तो आपने फाइंड कर ली भाई। अब आपको बोल रहा है फोकल लेंथ निकालो। तो पावर जो होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो F इज इक्वल टू 1/p होगा। तो कितना होगा? 1/2.5। तो ये कर दो, ये कितना हो जाएगा? 2, 5। F इज इक्वल टू -0.4, ठीक है। यहाँ पर आ गई। अब ये काय में आएगी? मीटर में आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर वाला हमने लिया नहीं। अब बोल रहा है फोकल लेंथ, बस फाइंड कर ली टोटल पावर और फोकल लेंथ। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट? लेंसेज के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? तो लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यार देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2 प्रकार के मिरर हैं, पहली बात तो, है ना। मिरर यहाँ पर 2 प्रकार के हमने स्टडी करे। एक हमने पढ़ा था कनकेव, ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ा था? कन्वेक्स। अब यहाँ पर जो लेंस है ना, वो 2 प्रकार के पढ़े। पहले हमने पढ़ा था कन्वेक्स और फिर हमने पढ़ा था कनकेव। तो आप एक चीज़ समझना, ये जो है ना, ये इसके साथ मतलब सिमिलैरिटीज़ मैच कर रहा है, और ये इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ये इसके साथ। तो इसके भी 6 केस हैं, इसके भी 6 केसेस हैं। तो यहाँ पर बात काई की कर रहा है? लेंसेस, ठीक है, लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल। तो कन्वेक्स लेंस मतलब ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, तो ये मतलब कनकेव से कंपेयर करो आप, क्या रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाता है? बिल्कुल बनाता है। तो ये चीज़ तो सही है, हमको नॉट करेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कनकेव लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल, कन्वेक्स कनकेव लेंस। तो ये जो कनकेव लेंस है, ये रियल एंड वर्चुअल मतलब कि हम कन्वेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं बनाता है। ये सिर्फ क्या बनाता है? सिर्फ वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल, ओनली वर्चुअल बनाता है ये। तो अब अपन इसका आंसर क्या कर दें? बी वाला करें, ठीक है, बी वाला। 2 सवाल हैं, मैं आपको करवा रहा हूं। ह्यूमन आई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। सवाल रीड करना, जरा सवाल रीड करो, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जैसे हनी पाजी बोलते हैं ना, हनी सिंह, 2025 में ऐसा कमबैक करूंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी, कुछ ऐसा ही बोलता है ना। इस बार हमारा देखो, ठीक है, सपोर्ट कर देना बस। आपके बगैर हम कुछ नहीं है, आपसे ही हम हैं, हमसे ही आप हो, आपसे हम ज़्यादा हैं। चलो सवाल रीड कर लिया। यहाँ पर देखो, मायोपिया इज़ अ फार साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज़ अ शॉर्ट साइटेडनेस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 चीज़ होती है। मायोपिया एक छोटी स्पेलिंग है, मतलब शॉर्ट, ठीक है, मतलब शॉर्ट मतलब पास, है ना, पास, और फार मतलब दूर, मतलब लॉन्ग। तो कोई भी चीज़ सुनना, फॉर एग्जांपल मायोपिया है, ये है शॉर्ट, मतलब पास का दिखेगा, ठीक है, पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट स्पेलिंग है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये सही है। अब हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फार साइटेडनेस, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी, मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। पहली वाली स्टेटमेंट गलत है भैया, बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आ गया। मायोपिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इट्स क्योर इज कनकेव लेंस। बिल्कुल सही बात है सर, मायोपिया का जो क्योर है वो कनकेव लेंस है। मैंने ट्रिक क्या बताई थी? पहले मायोपिया पढ़ते हैं, फिर हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं। लेंस में हम पहले लेंस कौन सा पढ़ते हैं? नहीं, पहले मिरर में कौन सा? कनकेव पढ़ते हैं ना, सबसे पहले कनकेव पढ़ा, मगर यहाँ लेंस है, कोई बात नहीं, लेंस साइड में रखो, तो इसका कनकेव है। मायोपिया का जो ठीक करने का जो समाधान है वो कनकेव है, मगर यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ना, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ये गलत है। कैसे मैं आपको बताऊँ? सुनना मेरी बात ध्यान से, जेंटलमैन, लिसन टू मी केयरफुली। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, कंसेप्ट इज द पावर, एक बार समझ लो, आप एकदम क्लियर, आपकी लाइन ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है? रेटाइना है, ठीक है, दिस इज रेटाइना। अब ये यदि रेटाइना है, यहाँ पर है आई लेंस। मायोपिया के केस में मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को एकदम ध्यान से सुनना।
मायोपिया के केस में क्या है, इतनी दूर से रेज आ रही हैं, रेज इतनी दूर से आ रही हैं, ठीक है, कि आईलेंस में जाने के बाद, ठीक है, इतनी दूर से आ रही हैं कि रेटाइना तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। पहले ही मिल गई तो रेटाइना पर पहुंची नहीं यार, पहले ही मिल गई है, तो समझ में आ रहा है, पहले ही मिल गई, रेटाइना पर पहुंची। रेज इतनी दूर से आ रही हैं इसलिए तो दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब दूर की जो रेज आ रही हैं वो रेटाइना तक पहुंची नहीं, इसलिए दूर का नहीं दिख रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, दूर का मायोपियम इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो दूर वाली रेज आ रही हैं वो रेटाइना पर पहुंची ही नहीं, वो पहले ही मिल गई। तो अब एक चीज और मेरी दिमाग में रखना, एक आई लेंस है ये, रुको, एक चीज और मैं सीधे बताऊं ना, लाइव एग्जांपल देता हूं। अरे ये देखो, एक आई लेंस है ये, ठीक है, एक आई लेंस आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल भी ये दिख रहा है, और एक आई लेंस है ये, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो आई लेंस आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। यहां पर जो आई लेंस है ये क्या है, मोटा है, और ये वाला आई लेंस है थिन। आप मेरे को एक बात बताओ, ज़्यादा तेज रेस को दबाएगा कौन, कन्वर्ज कौन करेगा यार, ये, ठीक है, ये, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है ना, फोकल लेंथ, ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी क्या है, कम है, और फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेज थिक करेगा ना। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, थिन कर लो। तो वही चीज़ यहाँ पर सवाल में क्या बोल रही है, ड्यू टू इंक्रीज, क्या फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है क्या, नहीं यार, ऐसा होता तो रेस पहले पहुंच जाती है, ज़्यादा कन्वर्ज हो गई है। ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वो मोटा हो गया, ये जो है ना, ये थिकनेस आ गई है, मोटा हो गया ये, इसलिए उसने वहीं के वहीं उसने मर्ज कर लिया, ठीक है। इंसान मोटा हो जाता है तो वहीं वहीं लेटे लेटे खा रहे हैं, लेटे लेटे सेशन देख रहे हैं, बस ये वही है, और क्या। बाकी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मोटा, ठीक है, नहीं तो आप समझोगे मैं आपको कद्दू बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार। आगे बढ़, हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है कि दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो अब यदि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो भाई दूर का दिख रहा है, पास से रेज इतनी तेज आई ना कि वो निकल गई रेटाइना के पार, ये है रेटाइना, ये है लेंस, यहाँ से रेज ऐसी आई कि भारत माता की जय बोलकर उधर पाकिस्तान में उधर कब्जा कर लिया पूरा, ठीक है, कारगिल सेक्टर से लेकर उधर भी अपना, अक्षय चीन भी अपना, सब कुछ अपना, तो यहाँ पर मतलब इधर चली गई। तो आपको पता है रेटाइना ये है, मगर जो रियल रेटाइना थी वो ये थी, है ना, वो क्या हुई, शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि आई बॉल शॉर्ट हो गई, तो ये वाली सही है, ये चीज़ सही है, ये वाली गलत क्यों है, यहाँ इंक्रीज था। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटाइना इन हाइपरमेट्रोपिया, मतलब रेटाइना के बियॉन्ड बनती है इमेज, सही है, और कॉन्वेक्स, और इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करा जाता है, बिल्कुल सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, तो 2 पे टिक लगा दो। किसी को ये सारे जितने भी कंसेप्ट है बढ़िया तरीके से पढ़ने हो ना, ह्यूमन आई का सेशन लगा लेना, ठीक है, बढ़िया सेशन है, एकदम प्रीमियम सेशन है। चलो मैं बोल दे रहा हूँ कि उतना अच्छा किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, आप एक बार अच्छा देख लो, ठीक है, आप देख लो, है ना, आप देख लो। अब इतना भरोसा तो यार सेशन के एंड तक आपको आ गया होगा कि यार कपिल भैया बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ झूठी कमिटमेंट तो करेंगे नहीं, आप देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स हैज इट्स क्योर करेक्टली मेंशन्ड, प्रेस बायोपिया मतलब दोनों, इसमें कन्वेक्स लगेगा क्या, नहीं, मायोपिया में कनकेव लगता है क्या, हाँ जी लगेगा। कैटरेक्ट में सिलिंड्रिकल होता है, नहीं, एस्टिग्मैटिज्म में सर्जरी होती नहीं यार, कैटरेक्ट में सर्जरी होगी और एस्टिग्मैटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल है, ठीक है। मायोपिया में क्या लगता है, कनकेव सही है, प्रेस बायोपिया में दोनों लगते हैं बाईफोकल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट ही पूछ रहा है ना, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एक नॉर्मल आई के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16 सेकेंड एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज 4D। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ठीक है, आपने कहीं पर भी देखा, तो आपने देखने के बाद वो जो इमेज आपके दिमाग में बनी, वो क्या आई में बनी, वो कैसी बनी, उल्टी बनी। अब आपके दिमाग में उसका सेंसेशन हुआ, सिग्नल गया, फिर वो सीधी दी, मतलब ये सारी प्रोसेस कितनी फास्ट होगी, तो ये 1/16 सेकेंड लेती है। द सेंसेशन एंड द इंप्रेशन ऑफ द इमेज
done in the done in the done under the eye is called the persistence of vision. ब्रेन करता है इसको. And the power of accommodation is 4D. सही है क्या गलत है? It is the color of the iris that we call as the color of the eye. किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की पर्पल है, किसी की ब्लैक है, और ये आंखों का कलर नहीं है, ये आइरिस का कलर है. द इमेज फॉर्म्ड इन आइरिस इज इन्वर्टेड, बिल्कुल, एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश. भाई स्टार्टिंग के दो तो सही है, मगर जो इन्वर्टेड है वो क्या होगा? रियल होगा ना. तो यहाँ पर वर्चुअल कैसे? ये गलत है. कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ कलर, बिल्कुल, को से कलर याद करवाया था, ये सही है. तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. और क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दो चीज बता रहा हूं, याद कर ले, फायदे में रहेगा. याद करेगा तू 13 अप्रैल को. दो फिनोमिना होता है ना, दो चीजें होती हैं. एक होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और दूसरी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पहली चीज जो है वो क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. दूसरी चीज, जो स्टार्स हैं वो थोड़े से हायर दिखते हैं देन देयर एक्चुअल पोजीशन. और तीसरी चीज क्या है? जो अर्ली सनराइज हो जाता है ना, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पहला क्या आएगा? जो ब्लू कलर का स्काई है वो किसकी वजह से है? स्कैटरिंग की वजह से. कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे दोनों टर्म में, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी और स्कैटरिंग भी. जो आपको रेडिश सन दिखता है ना ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, तो ये भी है. और तीसरा क्या है? टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट याद कर लो, बस बात खत्म. तो क्या पूछ रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए रेडिश कलर ऑफ द अर्ली सन इन द मॉर्निंग. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है. ठीक है, ए करेक्ट है भाई, नहीं तो बी समझ लो तुम. ए करेक्ट है. चलो, बोथ ईयर पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप. यार ये माइक्रोस्कोप का समझो यार तुम. ठीक है, एक होता है टेलीस्कोप, आंखें तेरी कितनी हंसी, मैं इनका आशिक. चलो छोड़ो. ठीक है, यहाँ पर सुनो, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप. जितने भी, कई आपने देखे होंगे ना अमीर लोग, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनके अच्छे खासे विजुअल्स उनको चाहिए होता है ना. इफ़ दे नीड अ गुड विजुअल्स ऑफ ऑल ऑफ देम, उसके लिए वो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं. उसका अच्छा इंप्रेशन और विजुअल चाहिए तो ये. मगर जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, है ना, जैसे कि आपका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक, उसके लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? FO/FE. यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? L/D/FO/FE. ठीक है, ये होता है. फ़र्क ये है दोनों में. बिल्कुल सर, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया. तो बोथ ईयर पीस एंड ऑब्जेक्टिव. देखो ये जो O है मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, E मतलब ईयर पीस. ठीक है, बोथ ईयर पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस. बिल्कुल यार, देखो दोनों के दोनों कन्वेक्स से मिलकर बनते हैं. पहली बात तो बताऊं तो ये भी कन्वेक्स और ये भी कन्वेक्स. ठीक है, इन नेचर, इन जनरल. ठीक है, ये भी सही है. द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज लार्जर देन दैट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. तो टेलीस्कोप की यदि अपन बात करें तो ऑब्जेक्टिव बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर है तो ऑब्जेक्टिव बड़ा ही होगा ना. तो भाई ये भी सही है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा ईयर पीस से. फिर क्या बोल रहा था? मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव यदि बढ़ाओगे मतलब न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा. बिल्कुल सही बात है भाई, 1 2 3 सही है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, मतलब फोर्थ गलत है. और क्या? एक एथलीट भैया है यार, इसमें ना मेरे को याद है ये ऑप्शन जब बनाया था ना, इसमें ऑप्शन मैच नहीं होगा, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कुछ 1 2 3 समथिंग नाम का. देखो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप समझ रहे हो ना, जो सवाल आपने करा एनसीईआरटी वाला, ये वो नहीं है. ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है. एक एथलीट है, कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं. ये सर्कुलर ट्रैक है. इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड जो कंप्लीट कर रहा है, 1 राउंड, है ना, इसका डायमीटर कितना? पहली बात तो 200 मीटर है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 मीटर है. मतलब ये यदि A है और ये B है तो 200 मीटर है इनका डिस्टेंस. पहला राउंड 40 सेकंड में,
ठीक है, कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। तो एक बात बताओ, 2 मिनट 40 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड्स होंगे? 2 मिनट मतलब 120 और 120 और 40 160 सेकेंड। ठीक है, तो पहले राउंड पहले 40 सेकेंड दौड़ा, फिर 40 सेकेंड और दौड़ेगा तो कितना दूसरा राउंड आ जाएगा, फिर 40 सेकेंड और दौड़ेगा तो कितना तीसरा राउंड आ जाएगा, फिर 40 सेकेंड और दौड़ेगा, ठीक है, तो तीसरा राउंड चौथा राउंड आ जाएगा, फिर 40। अरे अब क्यों जोड़ना है, 4 4 16, अब तो यहाँ पर 160 सेकेंड हो ही गए ना, तो टोटल 4 राउंड दौड़े उसने, 4 राउंड दौड़े ना। तो आप एक बात मेरी सुनो, 4 राउंड आपको पता चल गया, मतलब पहला यहाँ से निकला यहाँ गया, दूसरा यहाँ से निकला यहाँ गया, तीसरा यहाँ से यहाँ गया, चौथा यहाँ से, मतलब भाई जहाँ से निकला ना वो उसी जगह पर वापस आ गया। तो आप एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन, है इक्वल। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये क्या होगा? 0। अब डिस्टेंस निकालना कैसे निकालोगे? एक राउंड का निकाल ले, एक राउंड का ये डिस्टेंस मतलब बाउंड्री मतलब पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 40, 00 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 4 4 = 16, 17 00 डिवाइडेड बाई 7। तो अब करना जरा, 14 15 16 17 3 35 7 28, ये आ गया 2514 इज द आंसर। यहाँ हटा के 2514 कर लो, क्या दिक्कत है? 2514, तो 2514 ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया सवाल था। अमन नाम का बंदा है, वाइल गोइंग टू मार्केट कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर स्टेप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जाते टाइम की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी कंप्यूट करी है भाई ने? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन इज रिटर्न ट्रिप, मतलब आते टाइम की जो एवरेज स्पीड है वो अमन ने कितनी करी है? मतलब ट्रैफिक कम था तो स्पीड बढ़ा दी, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ अमन स्टेप, मतलब जाने की और आने की कितनी होगी? तो टोटल एवरेज स्पीड, पहले तो फॉर्मूला लिखो कि एवरेज स्पीड का मतलब होता क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब d1 + d2 अपॉन टोटल टाइम मतलब t1 + t2। आप इधर आप कॉमन सेंस लगाओ, जाते टाइम और आते टाइम की एक कॉमन चीज़ ढूंढो क्या है और उसको x कंसिडर करो। क्या है यार? जाते टाइम पर भी डिस्टेंस सेम था और आते टाइम भी डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस तो सेम था ना। तो आप एक चीज़ कंसिडर करो, लेट दी डिस्टेंस इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो x अपॉन t1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अपॉन t2 इज इक्वल टू 30। इसमें कितना हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू x अपॉन 20, यहाँ पर हो जाएगा t2 इज इक्वल टू x अपॉन 30। अब वैल्यू डालो और क्या, d1 तो आपका डिस्टेंस तो x ही है, तो x प्लस x, t1 कितना है? x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, बस और क्या, आंसर आ गया और कुछ नहीं। 2x अपॉन 60, 3x प्लस 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 5x, x कैंसिल, 5 2 12 दूनी 24, आंसर नंबर 2 खत्म। ठीक है, इसको भैया आराम से पढ़ना है तो क्या करो, सेशन जाकर लगाओ और क्या, कितनी बार बोलो। मजाक कर रहा हूँ यार। ठीक है, हार्ड ज़रूर हूँ मगर दिल का बहुत साफ हूँ यार। ठीक है, माई हार्ट इज़ क्लियर लाइक अ सी वेव्स। पानी ख़त्म हो रहा है यार। पता, एक बात बता रहा हूँ आपको, पानी में डूबने से किसी की, मतलब पानी में जाने से किसी की मौत नहीं होती है।
बहता मतलब जो है ना, पानी में जाने से कोई बहता नहीं है, बहता इसलिए है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। ठीक है, तो यदि आप ये सोचो, कई लोग हैं ना जिसकी मेंटालिटी होती है कि मतलब एग्ज़ाम देने चले गया मतलब फेलियर आ गया। फेलियर इसलिए नहीं आया क्योंकि आप वो एग्ज़ाम में बैठे, फेलियर इसलिए आया क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। ठीक है, जो पढ़ना था वो एक्चुअली में पढ़ा नहीं। चलो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। आपको ये दिख रहा होगा वाइट कलर का, ठीक है। मैंने इसको छोड़ा, क्या मेरे को इसको छोड़ने में कोई वेलोसिटी देनी पड़ी क्या? मैंने तो बस ऐसे छोड़ दिया, आई जस्ट ड्रॉप्ड इट। तो मैंने आपसे हमेशा क्या बोला, कोई भी चीज़ जब ड्रॉप होती है ना, तब आंख बंद करके u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड कर दिया करो। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर मतलब कि आपको डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिया क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन होता है ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी एंड टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। पहले आपको ये कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी क्या करें, तो कौन सी वेलोसिटी के साथ वो करेगा और टाइम के साथ। ठीक है, इतनी चीज़ है भाई आपके पास। तो क्या करो, पहले तो जरा निकालो, v निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s तो u तो 0 है, काट दो, v स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो v कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखना ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन आ गया और क्या। अब टाइम कैसे निकालोगे यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जनाब v कितना है 20, u कितना है 0 मत लिखो, a कितना है 10 और ये कितना है t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ रहे हो और कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, फिर क्या होगा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी और फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द हाइट इट विल बी 0। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। यदि मेरी गाड़ी चल रही थी, मैं आपसे बोल रहा हूँ 20 मीटर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब वो कितनी हो गई? अरे यार रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते ना, इतनी धीरे गाड़ी थोड़ा ना चलाते हो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर लो आप, तो सब हटाओ, एकदम रियलिस्टिक बनो। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो स्पीड है ना, ये जो भी है, ये हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्या यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज, क्या यहाँ पर स्पीड, अब जो स्पीड है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना, यहाँ आप बोलोगे स्पीड इंक्रीज हुई, बिल्कुल हुई। क्या वेलोसिटी इंक्रीज हुई? बिल्कुल हुई। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है, याद रखना, स्पीड जो है ना, स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड, मगर जो वेलोसिटी है ना, ये मैग्नीट्यूड तो है मगर साथ में डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ 60 से 70, तो दोनों मैग्नीट्यूड के ऊपर तो दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों बढ़ेंगे। अब मैंने बोल दिया कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी और अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है, मगर टर्न ले लिया नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन चेंज हुआ। क्या स्पीड चेंज हुई? नहीं। वेलोसिटी चेंज हुई? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो पक्की बात है वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, मगर स्पीड चेंज होगी तो पक्की बात है वेलोसिटी चेंज होगी, मगर ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज हो। क्या यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई सेकंड वाले केस में? क्या स्पीड चेंज हुई? क्या नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू, यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसके डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से क्या यहाँ पर स्पीड में चेंज आता है? क्या यार स्पीड में क्यों आएगा चेंज? चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अ बॉल इज टाइड टू अ थिन वायर, मतलब एक पतले वायर से, जैसे ये पतला वायर है, ठीक है, इसमें क्या एक ब्रास की बॉल है, इसमें वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको घुमाया है गोल गोल यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन दिस रिगार्ड इज करेक्ट। आप उसको घुमा रहे हो, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो वन काय में आ रहा है, इसमें भी, हटाओ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये भी नहीं, हटाओ। ये क्वेश्चन देखो,
ये बढ़िया है। अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम अ 400 मीटर टॉल टावर। आप बनाओ ये टावर। मंजिल, फोर 400 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना 400 है। साइड में लिख दे रहे हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे सवाल सॉल्व करा जाता है। ये 400 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विद अ स्पीड, अब बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम अ 400 मीटर टॉल टावर। यहाँ पर खड़े होकर एक बुलेट को क्या करा गया है, फायर करा गया ऊपर। तो वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसी गई। और यहाँ से फिर वो क्या होगा, नीचे भी तो गिरेगी, ऐसे करके वो नीचे जाएगी यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। एक बुलेट फायर्ड अप वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। कभी भी फायर अप होता है तो इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी यदि आप ऊपर मार रहे हो तो। इस केस में जो g है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस मीटर पर, v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी चीज़ गिवन है आपको, इतनी चीज़ गिवन है। तो आप एक काम करो, s निकालो ना, पहले s निकालो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मगर t नहीं गिवन होगा आपको, तो आप क्या निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो 0 है, 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये कितना गिवन है, -10, और यहाँ पर s, ये कितना हो जाएगा, 6400 इज इक्वल टू 2 -10 s, ये माइनस 0 से 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये 0 मीटर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आ गया। मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये चीज़ अपने को और मिल गई 320। अब क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन कितना लगेगा बुलेट को यहाँ से लेकर ग्राउंड पर पहुँचने का। तो अब एक अपन ने यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक एक हमने निकाल लिया, एक केस फाइंड कर लिया, ये था केस 1। अब आते हैं केस 2 के ऊपर, फ्रॉम हाइट टू लो। तो मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, ये बात आपको पता होना चाहिए। जी आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जब इतना होगा उसके बाद आपको डिस्टेंस कितना दिया होगा ऊपर से नीचे तक का, 320 प्लस 400 तो 720 मीटर। अब आपको निकालना है टाइम, तो कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 720 ये u से 0 है, कट जाएगा, हाफ a कितना है 10 और t का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 7 दूनी 14 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो t कितना आ गया, 12 सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, लोग लगा देंगे 12, मगर 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है, t1 है, मगर यहाँ से यहाँ तक का कितना है, t2 है। तो t1 प्लस t2 करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए t1 निकालना पड़ेगा। t1 कैसे निकालोगे, t1 निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर लो और क्या आंसर आ जाएगा। v कितना है, 0 है, काट दो। इनिशियल कितना है 80 प्लस a कितना है -10 और t कितना आ गया 8 आया, टाइम आपका आया 8 सेकेंड। तो 8 प्लस 12 कितना होगा, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलो मज़ा आ गया, आगे बढ़ते हैं। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन दैट फॉल्स बिहाइंड हिम, ठीक है। अब भाई एक ये ट्रेन है, अब तूने एक कॉइन टॉस करा, ट्रेन तो आगे निकलेगी ना, और तू भी आगे चला जाएगा तो कॉइन पीछे गिरेगा, पीछे हो जाएगा ना। इसका मतलब है जो ट्रेन का मोशन है वो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ है। इजी क्वेश्चन डाल दिया यार एक ऐसे ही, क्या पता क्यों। ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर, एक ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर, एक थ्री व्हीलर का ड्राइवर है,
मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u आपको कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर में है, तो डिवाइडेड बाय 5/18, 18 दूनी 36, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। सी इज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा है कि एक छोरा बीच में खड़ा हुआ है। ब्रिंग्स अस व्हीकल टू रेस्ट, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है, तो वो व्हीकल का मास है 335 और वो ड्राइवर का मास है 65, तो पहले दोनों को प्लस करना तब जाकर फोर्स निकलेगा। कितना हो जाएगा, 335 प्लस 65, 400 हो जाएगा। हाँ जी सर। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, और क्या 400 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू, 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10 अपॉन 4, ये आ गया, ये 4, ये हो जाएगा 100, तो माइनस 1000 आ गया। और माइनस साइनस इतना इम्पैक्ट नहीं करता, तो ये लगा दो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है स्विमिंग इज पॉसिबल बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है, पानी को आपने अपने हाथ से पीछे करा, पानी आपको आगे करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक क्रिकेटर बॉल है, कैच ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, मूविंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। कितना फोर्स लगा, बोल रहा है 10 न्यूटन का। देखें 10 न्यूटन लिखा है उसने, साइन भी देखे ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.1 का मास है, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या बोल रहा है, कैच कर रहा है, तो ये ट्रिक थी, कैच करोगे तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कैच करने के बाद हाथ में रेस्ट में आएगी ना बॉल, तो v माइनस यू 0 माइनस 10, तो माइनस 10 अपॉन टी 0.1, ये हो जाएगा 0.1, तो ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, f इज इक्वल टू माइनस 10n, तो यहाँ 10n है, तो ये गलत है, माइनस में आना चाहिए। अब आप ये मत बोलें यदि ये फ्रिक्शन होता, यदि ये रिटार्डिंग होता तो मैं साइड कर देता, तब मैं ज़्यादा वो नहीं करता, मगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अब बॉडी ऑफ मास 3 kg कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद वेलोसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ, मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास कितना गिवन है, 3 kg, वेलोसिटी कितनी है 500 सेंटीमीटर, तो 500 है, 100 से डिवाइड करो मीटर सेंटीमीटर में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। जब 100 से डिवाइड करा ये कितना हो जाएगा, 5 5 3 15, तो यहाँ पर क्या जाएगा 15, क्या आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये गाना सुना है कि नहीं आपने, तलब 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 बस तेरी है मुझे, रगों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, एक जाहो भले दो मन साथ के। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, ना 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 ना, हम बढ़िया भाई, क्या गाना है यार। बस गाने याद आते जाएं और मैं आपको पढ़ाता रहूं, बढ़िया। क्यों है ना, समय लगता है यार। मिलदी परोसी नहीं हो कामयाबी थाले विच, पहला पहला औकड़ा भी पेश होंदिया, आपे बंदा सिक जांदा खा खा के ठोकरा विच, ठोकरा बदाम नालों तेज होंदिया, होले होले हासिल काम होंदिया। सुना है ना गाना। चलो, द वर्क डन इन पुलिंग द मास m इज व्हेन अ मास m इज ड्रैग्ड बाय अ पुली। इस बंदे ने इसको ड्रैग करा, ठीक है, बाय अ फोर्स एंटी पैरेलल टू इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर लगाया फोर्स, किया उसने कुछ चोट दिल पर लगी मेरे। एंटी पैरेलल।
भाई बोर नहीं हो सकते हो आप क्लास में, ठीक है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस आउट उसने मेरे को वहां करा, चोट इधर लगी, मतलब एंटी पैरेलल एकदम अलग अलग। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है पेपर उसका क्लियर नहीं हुआ मगर दुख मेरे को हुआ, भले ही तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही हो भले ही तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही हो, उसका पेपर होता है ना कुछ भावुक लोग। अब देखो भाई एंटी पैरेलल है तो हमको बताना है वर्क डन क्या होगा। तो जेंटलमैन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना, जिसमें एफ फोर्स एज डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 180 डिग्री विच इज़ नेगेटिव -1। तो नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिखा हुआ है ना, फोर्स इज एंटी पैरेलल इज नेगेटिव, बिल्कुल एंटी नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द हॉर्स पुलिंग अ कार्ट इज पॉजिटिव, तो भाई एक घोड़ा है, ये क्या पता कहाँ से आ गया ये वाला एग्जाम्पल, ये घोड़ा है। अब ये घोड़ा यार मेरे से बनेगा नहीं, मतलब ठीक है, तुम मजाक मत उड़ाओ यार, तुम रहने दो, मैं कार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कार्ट है भाई, कार्ड बन सकता है, ये कार्ड बन गया। और ये है हॉर्स, यही है हॉर्स जो लिखा है, ठीक है। तुम बोलोगे भैया ये गधा हॉर्स बनाने जा रहे हो, डंकी बन गया, ठीक है। मेरे को पता है यार क्या करो, इसलिए मेरे को ड्राइंग कंपटीशन 1 घंटे का होता था, 5-10 मिनट में बाहर भगा देते थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मगर बायो के डायग्राम वो जो है ना, वो हार्ट और वो सब एक्सपर्टीज़ हासिल कर रखी है, डॉक्टर बनने का जो एम था। अब सुनो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हॉर्स ने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, तो कार्ड भी मूव करेगी इधर, है ना। हॉर्स ने इधर फोर्स लगाया तो कार्ड भी इधर मूव करेगी ना। तो क्या है भाई, ये सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री और cos 0 डिग्री +1, तो पॉजिटिव ही होगा। वर्क डन व्हेन, देखो वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी व्हेन द वॉल इज थ्रोन अपवर्ड। भाई वॉल तूने ऊपर फेंकी, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो कितना डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री, तो नेगेटिव। कितनी स्टेटमेंट सही है, तीनों की तीनों सही है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की बात चल रही है, एनर्जी की अलग अलग यूनिट होती है। पहले सबसे बड़ी यूनिट है 1 किलोवाट आवर, उसके बाद आती है 1 कैलोरी, उसके बाद आती है 1 जूल, उसके बाद आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना कौन सा सही है, जूल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये वाला सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। डायनोमो, मैंने आपको क्या बताया था, मोटर का जस्ट अपोजिट है। मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में चेंज करना है। इसका क्या है, मैकेनिकल को एनर्जी में। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल में कर रहा है, ये तो मोटर का लिखा है, ये गलत है, तो ये करेक्टली ये नहीं है। माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही बात बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी है, और ये मेरे जो यहाँ लगा हुआ है ना, ये माइक्रोफोन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो ये सही है। और क्या, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ता है। अब ये जो है ना, यहाँ पर लिखना था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें 3 स्टेटमेंट है कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, सही बात है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है एकदम। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारी की सारी सही हैं, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। सर इसके क्वेश्चंस कोलिशन वाले, वो जो वीडियो पीछे डली हुई ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैं अपनी एनर्जी दोबारा क्यों वेस्ट करूँ यार, और भी तो सारी चीज़ें मेरे को आपको करवानी है, समझ में आ रहा है। और तो जो चीज़ ऑलरेडी करवा रखी है, मैं उस पर अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ, और भी अच्छी चीज़ करवाऊँ ना आपको। ये वाला क्वेश्चन देखना, बढ़िया सवाल है यार। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार व्हेन इट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो कितना है, 5 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस। इफ द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, u उनने क्या कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो यार आप एक बात बताओ, v यहाँ पर 0 होगा क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात चल रही, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v 0 है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है वही निकालना है, यहाँ पर 5 है, ये 5 5 ज़ा 25,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब तेरे को क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस। दोबारा यही फॉर्मूला लगा, v² - u² इज इक्वल टू 2as। आपको क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये। तो अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। दोबारा वो तो स्टॉपिंग में तो 0 होगी। u कितना है, 10 का स्क्वायर 100, ये 2 हो गया। एक्सेलरेशन कितना आया तेरा, -5/2, और ये तेरे को फाइंड करना है, x कंसिडर कर ले। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 0। तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये सवाल देखो जरा। अब जो आसान सवाल आएंगे वो नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, जो आसान सवाल आएंगे ना वो नहीं कर। अरे ये क्या हो रखा है भाई, इतना मैंने क्या बिगाड़ा है यार, इंसल्ट करवा देता है सबके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोर्स रिस्पेक्ट टू द चेंज, फोर्स रेफर्स टू द चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है क्या, फोर्स रेफर्स टू दी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, इम्पल्स रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई देखो, इम्पल्स होता है ना P2 - P1 अपन करते हैं ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स में अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ये इसकी चीज़ है और इम्पल्स ये इसकी चीज़ है, ठीक है। या ऑपोजिट में लिखा हुआ है, ये फोर्स होता है, रेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। सही बात है भाई, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो कितनी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बोथ 2 and 1, ये सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितना ज़्यादा क्विकर वर्क इज डन उतनी ही पावर लगेगी। सही बात है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट का, सही बात है। जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर्स। भाई सही बात है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी जूल है अपॉन सेकेंड। कितनी स्टेटमेंट सही है, सारी सही है सर, और करेक्ट। हाउ मेनी, 3। द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg, ठीक है, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg of vertical distance 4 meter, time 2 second, power is equal to work done upon time। ठीक है, वर्क डन है, वर्क डन अपॉन टाइम हुआ पावर। अब डिस्टेंस बोल रहा है वो, वर्टिकल डिस्टेंस इज 4 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब समझ गया मैं, mgh तो नहीं लगाएगा, पावर इज इक्वल टू mgh, बिल्कुल वर्टिकल की बात चल रही है। टाइम तो मास कितना है 8, g कितना है 10, हाइट कितनी है 4, टाइम कितना है 2। ठीक है, 2 4 = 8, 4 4 = 16, 0, ये आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे पता चला। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पोजेस्ड बाय द हाइट। ये वाला क्वेश्चन एक देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 8 बल्ब ऑफ 100 वाट ईच फॉर 20 आवर्स कितना होगा। पर यूनिट कॉस्ट इतनी है। तो देखो, कभी भी कॉस्ट वाला सवाल है, आप क्या लिखो पता, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को एनर्जी भी बोलते, तो लिखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो आप एनर्जी फाइंड करनी, तो एनर्जी इज इक्वल टू P × T। चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लो। सलाह, ठीक है, टिप दूंगा मैं आपको, क्या, पावर को हमेशा किलोवाट में रखना, टाइम को हमेशा आर में रखना। क्यों, आपको सीधा यूनिट में आंसर चाहिए हो तो E इज इक्वल टू पावर कितनी दी है आपको, पावर दी है 100 वाट, तो 100 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो। टाइम कितना दे रखा है आपको, घंटे के हिसाब से 20 घंटे, 2 से 2 कैंसिल 2, तो एनर्जी कितनी आ गई 2 यूनिट, सीधे 2 यूनिट आई। मगर हमको कितने चाहिए, ठीक है, फॉर 20 आवर्स हो गया, ऑफ 8 बल्ब, तो मल्टीप्लाई बाय 8, 2 पर यूनिट मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 16 दूनी 32, 32, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ओके।
तो यहाँ पर ये पूरा सर्किट है, ये मैंने जो आपको बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, ये उसके ही सवाल है, उसका भी एकदम लो लेवल का सवाल है। ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप सभी को देखो, यहाँ तो नीदर इट इज नीदर सीरीज नॉर पैरेलल, ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, उसको बोल दो एक्स, और जो ए है इस पे मान के चलो पोटेंशियल डिफरेंस वी है और यहाँ 0 है। अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो आगे आगे जाते जाते उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ 0 है, यहाँ गए यहाँ भी 0, यहाँ गए यहाँ भी 0, मतलब ऐसे करके अपन 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला जो आ रहा है ये 0 और x के बीच में है, ये 0 है, ये x है, ये v है, ये वाला हो गया, ये वाला भी 0 और x के बीच में है, ठीक है, और ये वाला भी 0 और x के बीच में है, ठीक है, और ये वाला जो है ये x और v के बीच में है, ये x और v के बीच में, बस और क्या, ये बन गया। ये इसका भी r है, इसका भी r है, इसका भी r है, तो मतलब 1/r डैश कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r मतलब 3/r, तो r डैश कितना हो जाएगा, r/3, और ये कितना है r, तो r एक्चुअली में आपको निकालना है, कितना हो जाएगा r/3 प्लस r, तो कितना जाएगा 4r/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इतना आसान है ये सवाल, सीरीज और पैरेलल दोनों से नहीं होगा, सॉल्व करके इससे हो जाएगा। पहले तो इसको मारेगी ये ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी के ज़माने में नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है भाई। गाना मतलब यार कोई सा अच्छा गाना पड़ेगा, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है। द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इनका जो लीस्ट और एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ठीक है। इतने रेजिस्टेंस आपको हैं, तो इसका लीस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा? लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये पता कब मिलेगा? जब दे ऑल आर कनेक्टेड पैरेलली, और कभी भी पैरेलली कनेक्ट होंगे तो अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही आएगा, क्योंकि वो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस शो करता है। एक इंडिविजुअल देख लो, 100 से भी कम आएगा, 10 से भी कम आएगा, 4 से भी, मतलब 2 से भी कम आएगा, लेस देन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसका क्या है असर्शन? द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। सही बात है सर। अलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी, बिल्कुल है, देन दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, ये समझो ये वाला क्वेश्चन, मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट को डबल करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, 4 टाइम्स, तो ये सही है। यहाँ पर 2000 दिया है, इसका 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8000। ये भी एक सवाल है, 2 तरीके से पूछ सकता है। ये एक सवाल है यार, बहुत आसान है यार, कितने सवाल बच्चे हैं। चलो कोई नहीं, करो यार। 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2, कितने मिनट का सेशन हुआ, 1 मिनट चेक करने देना। 1 घंटे 19 मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। R1 and R2 are arranged in parallel combination in an electrical closed circuit, are made up of same
मटेरियल एंड सेम थिकनेस, मतलब R1 और R2 के सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ़ द लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द R1, मतलब R1 की जो लेंथ है उससे 2 गुना ज़्यादा लेंथ है R2 की, हमको क्या फाइंड करना है, देन द टोटल रेजिस्टेंस R। तो दोनों कहाँ पैरेलल में है, तो अपने को कैसे पता चलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप एक बात बताओ, लेंथ यदि डबल है तो आपको बेसिक पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यदि L डबल हुआ तो R भी डबल हो जाएगा, तो R2 भी डबल हो जाएगा ना, 1/R1 प्लस 1/2R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे R2R1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1, ये हो जाएगा क्योंकि R1 का 2 गुना है 1/R के बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/R1 कॉमन ले लो, 3/2 ये हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 3/2R1, 2R1 इज इक्वल टू 3R। देखना जरा है क्या कहीं, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया बात। क्या बोल रहा है कि इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई एक ये कनेक्टेड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे कर करके इन्फिनिटी n है ना, n इन्फिनिटी तो नहीं n, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता क्या होगा, ईच रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, ईच रेजिस्टर। तो कितना है, R है, एक का देख लो कितना रेजिस्टर है, और उसको डिवाइड कर दो n से, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सीधे याद कर लो इसको। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, आई लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ ऑफ, मतलब आई वुड से ऑफ गुड लेवल, ठीक है। क्या सवाल है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट और 80 वॉट पावर, व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, तो पावर कितनी होगी, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, लिसन टू मी। लोग क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू VI डालेंगे, यहाँ से I फाइंड करके वहाँ डाल देंगे। इनके कहने का मतलब है कि भाई करंट सेम है, करंट सेम है। आप एक बात मेरे को बताओ, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि चेंज हो रहा है तो करंट में चेंज आएगा कि नहीं। यदि ये चीज़ 220 से 110 हो रही है तो क्या करंट कभी सेम हो सकता है कि नहीं होगा। क्या कांस्टेंट क्या पढ़ा हमने, रेजिस्टेंस, तो आप रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना। रेजिस्टेंस वाला क्या है, P इज इक्वल टू V²/R। बच्चे ये करके देख, आंसर आएगा। अब तुम कर लोगे यार, आ जाना 20 वॉट यहाँ तक आंसर आएगा। तुम ये मत बोलना कि भैया रट लिया क्या, नहीं। अब ये तो तुम कर लेना यार, ये करके कर लेना यार, चलो कर लो यार, याद रखोगे, ठीक है। पावर इज इक्वल टू V²/R, पावर कितनी की बना है, 220 इज इक्वल टू, नहीं, पावर आपको कितनी की बना, 80 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220/R, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 0, ये 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, R उधर चला जाएगा, मतलब 5 5 और 5 10, और एक ये 6, ये R आ गया 605। इसकी वैल्यू यहाँ डालना, यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 110। अरे क्या पावर ही तो निकालनी है, V² मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 110, रेजिस्टेंस कितना 605, 5 से करें, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 10, ठीक है। अब का इसे 11 से, 11 1 1, और ये 2 बार। अब का इसे करें फिर 11 से, ये 10 बार, कितना आया, 20 आया। बच्चे ऐसे ही अनुभव नहीं है, ठीक है। कब सॉल्व करे थे मैंने, बैच पढ़ा रहा था तब, ठीक है। अब ऐसा आया। अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। अरे भाई ये सवाल, अब ये वाला तुम करना, बस हिंट क्या है मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में डालना। पहली चीज़, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ -3 एम्पियर के बराबर होता है, ओवर, ठीक है।
2 बल्ब्स आर रेटेड, ठीक है, 40 वॉट, 220 वॉट, ठीक है, यहाँ पर 60 वॉट एंड 220 वॉट, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। तो भाई रेजिस्टेंस तेरे को क्या गिवन है, या पावर गिवन है, तेरे को वॉट गिवन है, तो रेजिस्टेंस तेरे को निकालना है। तो रेजिस्टेंस यार P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, बस और क्या निकाल लेना, इससे आसान है। उसमें क्या अलग चीज़ कैसे बताऊँ, ये सवाल देखो, ये है, ये सवाल है। When it comes to these questions, then I am ready to tell you. If a coil in the heater consumes power P on passing current, यदि हीटर कंज्यूम कर रहा है पावर P जब करंट उसमें से पास हो रहा है, इफ इट इज कट इनटू 2 halves एंड जॉइंड इन पैरेलल, भाई एक बात बताओ, इट विल कंज्यूम पावर, कितनी पावर कंज्यूम करेगा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इतनी कंज्यूम करेगा। इफ इट कट्स इन 2 halves एंड जॉइंड पैरेलल, तो आपने क्या करा, उसको 2 हाफ में कट करा, तो जो रेजिस्टेंस R था वो 2 हाफ में कट होकर एक R/2 हो गया और एक R/2 हो गया। देन जॉइंड इन पैरेलल, अब पैरेलल में करा, तो अब उसका रेजिस्टेंस निकालना जरा। R इज इक्वल टू 1/R होता है, तो R/2 प्लस 1/R/2, ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/R प्लस 2/R कितना हो जाएगा, 4/R, है ना, मतलब पुराना वाला। तो अब यदि इसको यहाँ पर यदि आपने रख दिया, अरे ये 1/R होता है ब्रो, ठीक है, ये 1/R, तो R कितना हो जाएगा, R/4, इसको रख दो यहाँ, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R/4, P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर P के बराबर था, मतलब 4P, मतलब ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट, खत्म, ठीक है। दो कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट करा है, एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, हीट बतानी है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को हीट बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का चाहिए हमको, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होता है, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हो गया, इतनी कहानी आपको समझ में आई, बस इसी का रेशियो। पहले किसका, सीरीज और पैरेलल का रेशियो चाहिए, तो सीरीज बताना, सीरीज में 2 हैं, तो RS, R प्लस R विल गिव यू 2R, RP मतलब पैरेलल 1/R प्लस 1/R, 2/R मतलब R/2, ठीक है, सीधा फाइनल बताऊं तो, है ना, क्योंकि 1 ये होगा ना सीधा, हाँ, R/2। अब सुनो, अब ऊपर क्या रखा, सीरीज, तो वी स्क्वायर अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई टी, यहाँ पर पैरेलल वी स्क्वायर अपॉन R/2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब सुनना मेरी बात, टी से टी कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, अब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये 2 यहाँ आएगा, सबसे पहली बात तो 2 यहाँ आएगा ना, तो 1/2R अपॉन ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 2/R, R से R कैंसिल हो गया, तो 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। क्या बोल रहा भैया रूल? यार तुम एक चीज़ याद रख लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं, राइट लेफ्ट राइट। ये थे अपने मैक्सवेल, ये थे फ्लेमिंगो मतलब फ्लेमिंग, और ये थे फ्लेमिंग, ये भी फ्लेमिंग थे। पहले वाले में बताया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेफ्ट वाले में बताया फोर्स, आखिरी वाले में बताया इंड्यूस्ड करंट, है ना। इसके हिसाब से लगा देना सही आंसर बस, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, रेड वायर इज द लाइव वायर विच हैज 220 का वोल्ट, सही बात है, एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की। अरे भाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ये गलत है।
ब्लैक वायर इज द न्यूट्रल वायर विच हैज जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बट ट्रेमेंडस फ्रीक्वेंसी। अरे फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है ना, 0 वोल्ट 0 हर्ट्स, ये भी गलत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, नन। एमीटर, ये घटिया सवाल, ये जानबूझकर डाले, एक स्टेटमेंट और डाल सकता था। जनरेटर, एमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, प्रेजेंस। और गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर द करंट, गलत है भाई ये मेजर करने के लिए और गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस के लिए, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट गलत है, 2 and 1। शॉक हुए ना आप, कैसा शब्द में जैसे फ़र्क घूमा, सड़ा सवाल नहीं था ये। फ्यूज़, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सीरीज़ में लगता है, बिल्कुल हाँ जी सीरीज़ में लगता है ये। आपको बोल देता जनरेटर जनरेट्स दी करंट, एक ये ऐसा भी बोल देता, तो करंट की 3 स्टेटमेंट आ जाती। अब यहाँ पर देखो, स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन एसी जनरेटर एज कम्यूटेटर, सही बात है। कम्यूटेटर ऐसी चीज़ है जो कि करंट का डायरेक्शन चेंज करता है। स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, जो कि डीसी जनरेटर पहले पढ़ते हैं, एसी बाद में पढ़ते हैं, तो पहला वाला सही। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही बात है। कितनी स्टेटमेंट सही है, सारी की सारी। ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लाइव, भाई ये लाल कलर का वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आया ना, अब पता क्या होगा, अब होगा शॉर्ट सर्किट, अब होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग नहीं होगी। ओवरलोडिंग की वजह, अब इस शॉर्ट सर्किट की वजह से ना रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाता है और करंट बहुत फ्लो करता, मगर यहाँ ओवरलोडिंग की वजह से लिखा है, ये भी गलत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, नन, दम है भाई सवाल में। अब ये क्या है, 0.1 टेस्ला, यार आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है V, यार ये कर लो यार, ये V μ0 Ni/2R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यदि सिर्फ इतना होता ना, और यहाँ पर उसने रेडियस हाफ कर देगा और यहाँ पर n को डबल कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा, तो 0.1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 0.4। बहुत आसान सड़ा सवाल है ये, तो फिर डाला क्यों आसान है क्या करो यार। पेंडुलम है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है भाई, ये आ जाएगा। अब ये पेंडुलम है, ऑफ क्लॉक लिफ्टेड टू अ हाइट वेयर द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g है ना, सेम लेंथ सेम है, डबल मास डबल कर दिया, अब मगर मास के ऊपर कहाँ ये डिपेंड करेगा। अनदर हाइट वेयर दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g/2। तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट, नहीं 2 पाई अंडर रूट L/g, ठीक है। तो उसने g हाफ कर दिया, तो g/2 कर दो, तो ये अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ जी सर, तो अंडर रूट 2 टाइम्स t, और क्या। धड़के जोरों से। आप सोचते होगे सर आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में, यार ज़िंदगी है यार, जीना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर कब जीऊँगा। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे भाई ये क्या फालतू बात चल रही है, लाउडनेस नहीं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच अरे उल्टा है, सब उल्टा है ना। ये लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। 2 waves having same amplitude क्या सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है? हो सकती है। 2 waves having same frequency क्या डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, ये है सेम एम्पलीट्यूड है, हाइट तो सेम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, मगर यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सेम इसमें भी कर लेना। नोट मैंने क्या बताया था, नोट्स में सेवरल चीज़ें लिखते हो आप, तो यहाँ पर सिंगल है और यहाँ मल्टीपल है। टोन में सिंगल आएगा और नोट में मल्टीपल आएगा, दोनों ही गलत हैं। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। सही बात है। पिच नेचुरल है मगर एम्पलीट्यूड क्रिएट करा जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। मेरी जगह कोई फीमेल एजुकेटर पढ़ा रहे होते तो बिल्कुल समझ जाते। क्यों? क्योंकि पिच, उनकी जो पिच है वो कंपैरेटिवली मेरे से ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, मगर मेरा जो एम्पलीट्यूड है जो वो ज़्यादा होगा, मतलब लाउडनेस ज़्यादा है। तो आप समझ रहे हो ना, ये कपिल भैया की आवाज़ तो आप समझ ही जाओगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार ये घटिया सा सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें है कुछ नहीं यार, देख लो। अब देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भैया,
है ना। तो मतलब स्पीड ऑफ द वेव, डिस्टेंस मतलब कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और 1 अपॉन टाइम मतलब कि यहाँ पर कर दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना। अरे स्पीड इज इक्वल टू ये है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाइम, पहला तो ये है, एंड वी नो दैट एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। चलो अब आपको ये 1 किलोवाट ये दी है, 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ दी है 50 सेंटीमीटर की। पहले स्पीड निकालना जरा, कितनी दी है, लैम्डा कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 अपॉन 100 मीटर में लगेंगे ना, और ये कर दो 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। हाँ जी सर। अब दोबारा स्पीड इज इक्वल टू ये लगाना, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल टू, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, है ना। टाइम चाहिए अपने को, टाइम इज इक्वल टू टाइम। अब ये कितना है हमको, ये दिया है वेवलेंथ 50 दी है, तो 50 मतलब कि 50 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 500, फाइव वन 5, 10, ठीक है। ये 10 ऊपर जाएगा, रुको रुको रुको, अपनी स्पीड आ गई 500, फिर क्या पूछ रहा है भाई, फिर पूछेगा कितना समय लेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई ये 1000 दिया है तो फिर क्यों डाल रहे हो, डिस्टेंस 1000 दिया तो है, और स्पीड आपको फिर कितनी है, स्पीड आपने कितनी फाइंड करी, 50 अपॉन 100, ये सही आई ना स्पीड, देख लेना 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 0 से 500, ठीक है। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल 1 किलोमीटर, रुकना 1 मिनट, स्पीड इज इक्वल टू ये टाइम चाहिए हम, और वेवलेंथ कितनी है, अरे 50 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है। एक बात बताओ, ये गलती क्यों कर रहा है, सब कुछ सही कर रहे थे, ये गलती हुई, ठीक है। क्या गलती करी, समझ में आ गया यार, डिस्टेंस तुमको 1 किलोमीटर दिया है, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यहाँ पर एक और 0 लगेगा, और ये 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, खत्म। ऐसा ही है भाई। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यार जो अपन पढ़ते हैं ना गेक्स यूवी मार, इसमें क्या होता है, ऐसा ये जी और रेडिएशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, हमको फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई चाहिए, मतलब पहले माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर एक्सरेस, तो एम आई एक्स मतलब एम आई एक्स मतलब 3 2 1, तो ये आ गया 3 2 1। ऐसे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से यहाँ जाओगे ना फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी, मगर लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ। अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड गैस, भाई सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है 5000, लिक्विड में 1500, और गैस में 300 समथिंग। और कितने सवाल हैं, 2, बस 2 सवाल बचे हैं। ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एको कैन बी हर्ड मोर देन वंस, ठीक है, इन विच फुल वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। एको में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है बार 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 बार, ऐसा है क्या, एको में बताना आप मेरे को जरा, ठीक है। पढ़ा रखा है भाई साउंड एंड वेव्स में। अब एक चीज़ तो होमवर्क देने दो मूर्खों,
आपको हिंट दे रहा हूँ, एक है रिवर्बरेशन, ठीक है, और एक है एको। आप पहाड़ पर गए और आपने किसी का नाम चिल्लाया, नाम समझ गए, नाम बेटा एनडीए का, और कुछ मत समझो। एनडीए मतलब आपने एनडीए चिल्लाया तो दोबारा आपको क्या सुनाई दे रहा है? क्या पहाड़ आपसे बोल रहा है नहीं हो पाएगा? नहीं तो तुमने चिल्लाया एनडीए, पहाड़ इधर मतलब रिफ्लेक्शन दे रहा है नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर तुमने दोबारा चिल्लाया, तेरी सॉरी यार, इट हैपन्स व्हेन बैक बेंचर्स बिकम्स अ टीचर, ठीक है। ऐसा कैसे बोल दिया तूने नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुमने दोबारा चिल्लाया, फिर उसने बोला इधर चिल्ला मत, जाके उधर कपिल सर की क्लास लगा, काम तभी तेरा पेपर निकलेगा। एन इको इज हर्ड सूनर इन कोल्ड डे। अरे भाई ये क्या दिक्कत है, ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे में बढ़िया सुनाई देगा आपको। नेचर ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या साउंड की स्पीड। नेचर मतलब सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम। टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी स्पीड की उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा उतनी स्पीड ज़्यादा। डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी कैन बी मेजर्ड इन एको बट नॉट इन रिवर्बरेशन। ये आप बताओगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। दो चीज़ ही तो दी है। ये वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम इस थर्मो, अब ये बॉटल दिख रही है ना आपको ये, ठीक है, वैक्यूम इन थर्मोफ्लास्क रेजिस्ट, जो उसके वैक्यूम जो अंदर होता है ना, जो एक बॉटल के अंदर बॉटल, वो बचाती कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ना हो, सही बात है। मगर जो सिल्वर सरफेस है ना, ये रेडिएशन से हीट ट्रांसफर ना हो, ये बचाती। कितनी स्टेटमेंट सही है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, हियर वी आर गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, ठीक है। पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन। 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस यार लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है क्या? -273 है, 0 केल्विन है, ये गलत है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, बिल्कुल सही बात है। 2 थर्मोमीटर, 1 फ़ारेनहाइट स्केल एंड अदर इन सेल्सियस स्केल शेल रीड द सेम। फ़ारेनहाइट एक बार केल्विन के बराबर होगा, एक बार सेल्सियस के बराबर। सेल्सियस के बराबर -40 डिग्री पर, केल्विन के बराबर 574.25 डिग्री पर। यहाँ पर काई के बराबर चाहिए? हमको चाहिए सेल्सियस के बराबर, तो -40 डिग्री सही लिखा हुआ है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो जेंटलमैन सेशन ख़त्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन आपके कपिल भैया बिल्कुल कल लेकर आ रहे होंगे, चिंता मत करो। और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ अपने क्या बोलूँ मैं यार, मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम नरेंद्र सर से बोल देते हो कि कपिल सर ऐसा बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम सोच रहे हो कि यार वो बोलते होंगे कि तू अकेले में बोली, अगर बच्चों के बीच में मत बोला अगर भाई, क्या बोलेंगे यार। चलो कुछ नहीं, बढ़िया है। कैप्टन अमेरिका बोल दें, कैप्टन अमेरिका या कैप्टन इंडिया, ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, कूल मैन, ठीक है, नॉट अग्रेसिव। तो बढ़िया यार, सेशन ख़त्म हो गया, मज़ा आया आपको पढ़ाकर। फिज़िक्स ख़त्म हो गया, केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे, धूम मचा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। जस्ट स्टे ट्यून्ड, ठीक है। शुरुआत साथ में करी है ना, तो ख़त्म भी साथ में करेंगे, वादा है आपसे, है ना। और जो ND2 2025 में बैच वगैरह लेंगे ना भाई, ले लेना, इस बार सीट लिमिटेड कर देंगे, सही में इस बार सीट लिमिटेड कर देंगे, तो आप थोड़ा देख लेना उसके हिसाब से। और एक सर्टन टाइम के बाद बैच में एंट्री नहीं मिलेगी, तो अभी से आप थोड़ा देख लेना, जिसको लग रहा है तैयारी अभी भी शुरू करिए फॉर द बेटर सेफ्टी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और हमने पैसे वगैरह नहीं बढ़ाए भाई, ठीक है, पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मगर हमारे पैसे नहीं बढ़े हैं, उतनी ही हैं, ठीक है। पैसे से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।